हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था, नेरो, नोएल, चार्मी, लियो, मिमोसा, कैप्टन नेलो, कैप्टन शार्लेट को हार्ट किंगडम में 6 महीने बीत जाते हैं बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते करते। एंड ये लोग इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए कर रहे होते ताकि ये लोग द डार्क ट्रायड के ज़ीनोन, दांते और वानेका को हरा सके, जिनके पास आस्था की तरह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमंस की पावर होती है, जिनका यूज कर ये लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहे होते हैं। इनका अगला निशाना क्लोवर किंगडम और हार्ट किंगडम होते हैं। हमारे आस्था भाई भी 6 महीनों में एकदम बॉडी बिल्डर बन गए होते हैं, अलग ही लेवल पर पहुंच गए होते हैं। इतना कि भाई ये स्पेड किंगडम की पूरी यूनिट और उनके बॉस को, जिसके पास एक डीमन की पावर थी इसकी तरह, उसको अकेले हरा देते हैं। एंड फिर हमने राल्फ को देखा था जो किसी तरह स्पेड किंगडम के सोल्जर से बच के स्पेड किंगडम और क्लोवर किंगडम के बीच के बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक रीजन को पार कर यहाँ हाजे वेले जा गया होता है, आस्था और नेरो के चर्च के पास, जिसे सिस्टर लिली देख लेती है। एंड अब इधर हम स्पेड किंगडम में द डार्क ट्रायड को देखते हैं। भैया जो फोर्ट्रेस हमने हार्ट किंगडम की तरफ भेजा था उसे हार्ट किंगडम ने रोक दिया है और शायद वास को मारा गया है। भैया अब आखिर कितना वेट और करना है हमें? हम लोग ने उन्हें बहुत टाइम दे दिया स्ट्रॉन्ग होने के लिए, मैं बोर हो रही हूँ अब। एंड तभी द डार्क ट्रायड का लीडर और इन दोनों का बड़ा भाई दांते बोलता है, सही कहा तुमने वेनेका, मैंने शायद सच में कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया उन लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, अगर शिकार ताकतवर ना हो तो मजा नहीं आती शिकार करने में। ज़ीनोन, वानेका तैयार हो जाओ, हम लोग शिकार पे जा रहे हैं। एंड अब इधर हम सिस्टर लिली और रैल्फ को देखते हैं। रैल्फ सिर्फ एक ही चीज बोल रहा होता है बार बार, वो होता है यूनो का नाम पता नहीं क्यों। एंड फिर इधर हार्ट किंगडम में हम इन लोगों को देखते हैं, गाजा चलो ना लड़ाई करते हैं। हाँ चलो, आज हम दोनों मिलके तुम्हें हरा के रहेंगे गाजा। और तभी एक और जल्दी से अंदर भागते भागते आती है और हाफते हुए कहती है, जल्दी हमें कुछ करना होगा, लोरो फॉरेस्ट में चार्मी अनकंट्रोलेबल हो गई है, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो पूरे के पूरे लोरो फॉरेस्ट को अपने एनिमल फॉलोअर्स के साथ खाली कर देगी। क्या? ठीक है, मैं चार्मी सेनपाई को जाके रोकता हूँ, आप चिंता मत करिए क्वीन लोरो पेचिका। एंड आस्था तुरंत ही चार्मी की तरफ निकल जाता है। एंड फिर इधर हम चार्मी को देखते हैं जो चार मीनार बन गई होती है भाई, जिसको देखते ही आस्था एकदम डर जाता है। एंड भाई ये अपने मैजिक शिप की मदद से और ज्यादा ठूस रही होती है। एंड अगर इसे नहीं रोका गया होता तो ये इन सारे लोगों के पूरे राशन को भी खाली कर देती। पॉटर ऑफ चार्मी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मैजिक चार्मी को रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि चार्मी की शिप क्लाउड्स की बनी होती है ना, इसीलिए मैं भी आपकी मदद करता हूँ सर पॉटर ऑफ। लेकिन आस्था भी इसकी मैजिक शिप और चार्मी को रोक नहीं पा रहा होता। ये पूरा का पूरा जंगल हमारा है। लेकिन तभी सही टाइम पर वो दो कैप्टन रिल वहाँ पर आ जाता है। एंड ये भाई 6 महीनों में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। एंड ये तुरंत ही अपने पेंट मैजिक और हार्ट किंगडम की स्पेल टेक्निक का यूज करके चार्मी की क्लाउड शिप को जमा देता है। एंड फिर ये दोनों साथ में मिलकर किसी तरह चार्मी को रोक देते हैं एंड इन सब के खाने को बचा लेते हैं। चार्मी सेनपाई आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, वरना आप किसी दिन फट जाओगी। सॉरी आस्था। और रिल तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो यार। हाँ मुझे पता है आस्था, और मैं इतना स्ट्रॉन्ग सिर्फ इसलिए हो रहा हूँ ताकि जब मैं फिर से मेरी दोबारा सोलमेट से मिलूं तो मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं। लेकिन पता नहीं वो सुंदर लड़की मुझसे दोबारा कब मिलेगी। एंड इसको देखते ही आस्था के दिमाग का घंटा बज जाता है, क्योंकि इसे तो पता होता है कि जिस फोटो को रिल ने बनाया वो चार्मी है। ओए रिल, ये लड़की, ये तुम्हारी सोलमेट, ये तो चार्मी है। हाँ पागल हो गए हो क्या आस्था? कौन से एंगल से ये लड़की तुम्हें चार्मी लग रही है? हाँ वही तो आस्था, मैं इस लड़की से ज्यादा सुंदर हूँ। लेकिन चार्मी सेनपाई। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं, गाजा सर आप तो रोज रोज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। हाँ क्योंकि तुम लोगों को ट्रेनिंग देते देते मेरी भी रोज रोज ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा स्पेड किंगडम को रोकने के लिए, हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। अब आ जाओ। एंड ये लोग भी भाई रोज रोज ऐसे बहुत भयानक ट्रेनिंग कर रहे होते ताकि ये लोग स्पेड किंगडम को रोक सकें। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं। एंड लोरो पेचिका को भी अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्लोवर किंगडम के लोग इसके दोस्त बन गए होते हैं। एंड ये नहीं चाहती कि ये किसी को भी स्पेड किंगडम के साथ के वॉर में खोए, इसीलिए तभी नोएल इससे कहती है, तुम चिंता मत करो लोरो पेचिका, हम लोग मिलकर स्पेड किंगडम को रोक के रहेंगे। हाँ तुमने सही कहा नोएल, हम लोगों को कुछ भी करके उन्हें रोकना ही होगा। अच्छा हाँ वैसे मैं एक चीज तुम लोग से पूछना चाहती थी, तुम तीनों में से आस्था की गर्लफ्रेंड कौन है? जिसको सुनते ही ये दोनों एकदम शर्मा जाती है एंड चुप हो जाती है। एंड फिर इधर हम यूनो को देखते हैं। एंड ये 6 महीनों में गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन बन गया होता है भाई। वाइस कैप्टन यूनो, हाजे विलेज से एक लेटर आया एंड सिस्टर लिली ने आपको अर्जेंटली बुलाया है, जिसको सुनते ही यूनो तुरंत ही हाजे विलेज अपने चर्च पहुंच जाता है। एंड सिस्टर लिली से डायरेक्ट राल्फ के पास लेके आ जाती है, क्योंकि जब से ये होश में आया तब से बस यूनो का ही नाम ले रहा है। एंड जैसे ही राल्फ यूनो को देखता है ना, ये एकदम शॉक्ड और खुश हो जाता है। इनका नाम राल्फ है यूनो, और ये स्पेड किंगडम से आए हैं। हाँ स्पेड किंगडम, फिर तो हमें इसे जेल में डाल देना चाहिए। नहीं मेरी बात सुनिए, स्पेड किंगडम ऐसा पहले नहीं था। हमारा किंगडम एक बहुत ही पीसफुल और खुशहाल किंगडम था, लेकिन फिर हमारी खुशियों को किसी की नजर लगी और द डार्क ट्रायड ने स्पेड किंगडम पर कब्जा कर लिया, और वही सारे किंगडम पर कब्जा करना चाहते हैं। सर यूनो, स्पेड किंगडम आपका दुश्मन नहीं है। एंड फिर राल्फ एक ऐसी चीज बोलता है जिसको सुनकर मेरी भी हवा निकल गई थी। सर यूनो, स्पेड किंगडम आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका घर है। स्पेड किंगडम आपका किंगडम है प्रिंस यूनो। जिसको सुनकर ये सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड असल में यूनो स्पेड किंगडम का प्रिंस होता है, मतलब स्पेड किंगडम का अगला राजा, एक सुपर रॉयल फैमिली का। एंड इसीलिए इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर होती
है। प्रिंस यूनो, आपके पास द विंड स्पिरिट है, फिर तो आप हमारे किंग और आपके पापा सील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक मिनट, अगर यूनो स्पेड किंगडम का प्रिंस है तो फिर आस्था कौन है? क्योंकि वो भी मुझे यूनो के साथ उसी दिन चर्च के सामने मिला था। आस्था? मैं नहीं जानता कि आस्था कौन है। मुझे बस इतना पता है कि ये हमारे प्रिंस यूनो है और हमारी आखिरी होप जो स्पेड किंगडम में वापस से खुशियां ला सकते हैं। और तुम्हें ये कैसे पता है कि मैं ही वो हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो? क्योंकि आप बिल्कुल हमारे किंग सील की तरह दिखते हैं और ये मैजिक स्टोन ये किंग सील ने आपको आपके बर्थडे पे दिया था। और मैं कैसे ये मान लूं कि तुम जो भी कह रहे हो वो सच है? मुझे पता था कि आप मेरा विश्वास इतनी आसानी से नहीं करेंगे प्रिंस यूनो, इसीलिए मैं आज आपको आपका पूरा पास दिखा देता हूँ। एंड तब रैल्फ अपने मैजिक से यूनो को उसका पास दिखाता है। एंड यूनो सच में आज से लगभग 17 साल पहले स्पेड किंगडम में पैदा हुआ था। एंड इसकी मम्मी का नाम लॉयस था और इसके पापा का नाम सील, जो कि स्पेड किंगडम के किंग थे। यूनो के जन्म पे इसके पापा ने इसे मैजिक स्टोन दिया था। एंड यूनो के बर्थ की न्यूज को सुनते ही पूरे के पूरे स्पेड किंगडम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बहुत ही बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको पूरा का पूरा स्पेड किंगडम मनाता है। यूनो बचपन में बहुत रोतुड़ू था, लेकिन ये किंग सील और लॉयस के जान का टुकड़ा था। रैल्फ और रैल्फ के पापा किंग सील के रॉयल गार्ड्स होते, जिनकी सिर्फ एक ही ड्यूटी थी, यूनो की और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन करना। इनका किंगडम बहुत ही ज्यादा खुशहाल और पीसफुल था, लेकिन फिर एक दिन एंट्री होती है जोग्राटिस फैमिली की, दांते, ज़ीनोन और वानिका, जो कि थोड़े ही दिनों में स्पेड किंगडम को धोखा देके अपने डेमन की पावर को यूज करके सारे लोगों को मारने लगते हैं जो भी इनके सामने आते हैं। एंड क्योंकि इनके पास डीमन की पावर होती है, इसलिए इन्हें कोई रोक भी नहीं पा रहा होता। दांते यूनो के पापा और मम्मी को खत्म कर देता है, लेकिन यूनो को सही टाइम पर रैल्फ के पापा वहाँ से लेके भाग जाते हैं। पापा अब कहाँ जा रहे हैं? स्पेड किंगडम से बहुत दूर। रैल्फ, शायद आज तुम मुझे आखिरी बार देख रहे हो बेटा, अपना ख्याल रखना और अपनी ड्यूटी को कभी मत भूलना। एंड ये कह के रैल्फ के पापा किसी तरह स्पेड किंगडम से निकल जाते हैं, लेकिन स्पेड किंगडम के सोल्जर्स इसके पीछे पड़े होते हैं। एंड इवन दो रैल्फ के पापा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी तरह कई हफ्तों तक बिना कुछ ना खाए ना पिए चलते चलते स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार कर क्लोवर किंगडम आ जाते हैं। एंड अपनी आखिरी बची कुची मैजिक का यूज कर यूनो को इस हाजे विलेज के चर्च के सामने छोड़ देते हैं। फिर ये वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं, क्योंकि स्पेड किंगडम के सोल्जर्स अभी भी इनके पीछे पड़े थे। एंड क्योंकि ये कुछ भी करके स्पेड किंगडम के सोल्जर्स को यूनो के पास नहीं जाने देना चाहते थे। एंड फिर भागते भागते जब ये हाजे विलेज से बहुत दूर आ जाते हैं और इनको पक्का हो जाता है कि यूनो अब सेफ है, तब रैल्फ के पापा अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। एंड यूनो के कंधे पर स्पेड किंगडम की जिम्मेदारी को छोड़कर चले जाते हैं। यूनो समझ जाता है कि रैल्फ ने उसे जो भी कुछ बताया है वो सब सच है, और यूनो अपने पास्ट और अपने मम्मी पापा के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। प्रिंस यूनो, हमें कुछ भी करके द डार्क ट्रायड को हराना होगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड तभी अचानक से यूनो का फोन बजता है। वाइस कैप्टन यूनो, जल्दी वापस आइए, गोल्डन डॉन के बेस पर अटैक हो गया है। जिसको सुनते ही यूनो एकदम शॉक्ड रह जाता है। एंड असल में द गोल्डन डॉन के बेस पर जो क्लोवर किंगडम के बीचों बीच होता है, उस पर अटैक पता है किसने किया होता है? द डार्क ट्रायड के एक मेंबर ज़ीनोन ने। एंड भाई ये डायरेक्ट गोल्डन डॉन के बेस पर आ गया होता है, कुछ डर ही नहीं मतलब। एंड इसके साथ इसके दो सोल्जर्स काक और रूबी होते हैं, जो कि द डार्क डिसाइबल होते हैं। एंड इनके पास भी डीमन की पावर होती है। यूनो तुरंत ही अपने बेस की तरफ निकल जाता है। एंड ये सारे लोग इन पर मिलकर अटैक कर देते हैं, लेकिन भाई इन दोनों के ऊपर इनके अटैक का कुछ असर ही नहीं होता। एंड ज़ीनोन वो तो वहाँ पर था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। एंड तभी काक कहता है, आओ देखते हैं तुम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो, द गोल्डन डॉन। एंड तभी रू और काक इन सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड ज़ीनोन यहाँ पर कैप्टन विलियम्स के सामने आ जाता है। तो तुम हो विलियम वेंजेंस, गोल्डन डॉन के कैप्टन और एक आर्केन स्टेज मैजिक नाइट। एंड विलियम्स इसको देखते ही समझ जाता है कि ज़ीनोन कोई अकेले नहीं हरा सकता। रुक जाओ, दूर रहो कैप्टन विलियम से। नहीं आल्केडोर, इससे मत लड़ो और बाकी सारे लोगों को भी लेके यहाँ से निकलो जल्दी। अब बहुत देर हो चुकी है वेंजेंस, तुम्हारे अलावा अब यहाँ कोई जिंदा नहीं बचने वाला। एंड तभी थोड़ी देर में यूनो यहाँ आ जाता है। जो चीज ये देखता है उसे देखते ही इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा का पूरा गोल्डन डॉन बेस तबाह हो चुका था। एंड पूरी स्क्वाड हार चुकी थी, आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। एंड इतनी सारी तबाही सिर्फ इन दो लोगों ने मचाई थी। ओ तुम तो काफी लेट हो गए। एंड तभी यूनो तुरंत ही गुस्से में अपने स्पिरिट डाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड बोलता है, जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें मरना होगा। और कौन मारेगा मुझे? तुम। एंड तभी इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एंड काक के ऊपर यूनो के स्पिरिट स्टॉर्म का कुछ असर ही नहीं होता। एंड असल में काक और रू अपने डेमन की सिर्फ 40% पावर को यूज कर सकते थे। एंड तब भी सोचो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि सोचो भाई इन लोग ने अकेले इतने सारे गोल्डन डॉन के मेंबर्स को खत्म कर दिया होता है। एंड इतना ही नहीं, ये यूनो के ऊपर तक भारी पड़ रहा होता है, लेकिन आखिरी में किसी तरह यूनो अपने स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज कर काक को खत्म कर देता है। एंड फिर इधर हम रू को देखते हैं। एंड इसने भी अपनी डेमन पावर की मदद से बहुत सारे गोल्डन डॉन के मेंबर्स को खत्म कर दिया होता है। एंड क्लॉस को भी बस खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो अपने विंड टॉर्नेडो का यूज कर क्लॉस को किसी तरह बचा लेता है एंड इसके स्मोक को हटा देता है। एक विंड मैजिक यूजर, अब मजा आएगी। एंड तभी अपने डेमन स्मोक का यूज कर यूनो को पकड़ लेता है एंड यूनो को खत्म करने वाला होता है। एंड इससे यूनो बच नहीं सकता था, लेकिन वो तो को सही टाइम पर बेकी वहां जाती है एंड ड्रू को अपने
अनदर एटलस में पकड़ लेती है, जिससे ये अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा होता सही से। एंड क्लॉस तभी अपने बचे कुछ पावर का यूज कर रू को खत्म कर देता है। एंड ये तीनों भाई एकदम शॉक्ड होते हैं कि आखिर रू और काक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे थे, और अगर ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो जो मेन डार्क ट्रायड है वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड तभी अचानक से इनके ऊपर की छत फट जाती है एंड ये लोग देखते हैं इनके सामने कैप्टन विलियम्स को ज़ीनोन ने एक शिकार की तरह पकड़ा होता है। कैप्टन विलियम्स बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, इतना कि वो बेहोश हो गया होता है। इन लोगों को यकीन नहीं होता कि एक आदमी ने इनके इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन विलियम्स को इतनी आसानी से हरा दिया। ओ, तो तुम लोगों ने काक और रू को हरा दिया। खैर ये लोग थे भी बहुत वीक। एंड तभी बेल कहती है जल्दी से स्पिरिट डाइव में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ये आदमी बहुत खतरनाक है। एंड तभी ज़ीनोन इन लोगों के ऊपर भी अपने बोन मैजिक से अटैक कर देता है, जो कि लगभग अनस्टॉपेबल होता है और बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो किसी तरह अपने स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज कर ज़ीनोन के अटैक को रोक देता है, लेकिन ये दोनों उसके अटैक को नहीं रोक पाते हैं, बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, इतना कि इन लोगों का बचना अब नामुमकिन था। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसे डर भी लग रहा होता है। ये फुल स्पीड में अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से ज़ीनोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ज़ीनोन को छू तक नहीं पाता। एंड तभी ज़ीनोन इससे कहता है, तो ये है तुम्हारी फुल पावर, हाँ अब मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता हूँ। एंड तभी ज़ीनोन अपने डीमन को यूनो के सामने दिखाता है, जिसको देखते ही यूनो की मानो सांसें रुक जाती हैं। मैं मानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। एंड तभी ज़ीनोन यूनो पर अपना पहला और फाइनल ब्लो लैंड कर देता है। थोड़ी ही देर बाद रैल्फ भी फुल स्पीड में गोल्डन डॉन के बेस पर आ जाता है, जो कि पूरा तबाह हो चुका था। हर तरफ बस सन्नाटा था, मानो रैल्फ किसी कब्रिस्तान में आ गया हो। रैल्फ को सिर्फ एक आवाज आ रही होती है, वो होती है बेल के रोने की। एंड ये भी धीरे धीरे गायब हो रही होती है, क्योंकि यूनो धीरे धीरे मर है। एंड रैल्फ अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। लेकिन तभी अचानक से ये पूरा का पूरा गोल्डन डॉन का बेस चमकने लगता है। एंड असल में कैप्टन विलियम्स इसीलिए इतनी आसानी से हार गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा ध्यान और मैजिक एनर्जी इस हीलिंग स्पेल को बनाने में लगा दी थी, जो कि थोड़ी देर बाद एक्टिवेट होगी, जिसका काम था जितने भी लोग वहां पर थे उन्हें पूरी तरह से हील करना। एंड असल में कैप्टन विलियम्स ने अपने आप को अपनी स्क्वाड के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। एंड कैप्टन विलियम्स की ये स्पेल जितने भी लोग वहां पर इंजर्ड थे उन सबको हील कर वापस से जिंदा कर देती है और उनकी जान को बचा लेती है। बेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूनो को वापस से जिंदा देख के। क्लॉस, हेल्केडोर, बेकी और बहुत सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बच पाते, जैसे हामोन, शिविर और लगभग आधी से ज्यादा गोल्डन डॉन स्क्वाड, क्योंकि वो सारे लोग पहले ही खत्म हो चुके थे। एंड कैप्टन विलियम्स को ज़ीनोन अपने साथ किडनैप कर ले गया था। यूनो खुद पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, इसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रही होती है कि ये इतना वीक है कि ज़ीनोन को छू तक नहीं पाया। एंड ये सब होने के आधे घंटे पहले इधर हम ब्लैक बुल्स के बेस पे देखते हैं। मैं वापस आ गया आप सबके लिए गिफ्ट्स लेके। कुछ पीने के लिए नहीं लाया तुम आस्था? वो सब वहाँ हार्ट किंगडम में नहीं मिलता वेनेसा सेनपाई। ओए आस्था, तुम वापस आ तो गए हो, लेकिन मेरी बहन मैरी से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा से याद आया, गॉर्डन सेनपाई अभी तक आए नहीं क्या? नहीं, वो अभी भी अपनी फैमिली के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। और हेनरी सेनपाई वो बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, क्योंकि अब यहाँ पर ज्यादा लोग है नहीं, और चार्मी भी नहीं है कि हेनरी उसके मैजिक फूड से अपने मैजिक को भर सके। चार्मी से याद आया, आपको पता है चार्मी सेनपाई पूरे के पूरे जंगल को खाने वाली थी। क्या सच में? लेकिन तभी अचानक से हेनरी उठ जाता है और जोर से चिल्लाता है। एंड तब ये सारे लोग नोटिस करते हैं कि भाई इनका पूरा का पूरा ब्लैक बुल स्पेस हवा में होता है, एंड इनके सामने उड़ रहा होता है द डार्क ट्रायड का लीडर दांते। लगता है यामिसु के हीरो अभी है नहीं, कोई बात नहीं, तब तक मैं तुम लोगों के साथ खेल लेता हूँ थोड़ा द ब्लैक बुल्स। हेनरी और गॉज तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी दांते अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है, डेविल ग्रेविटी पुश। एंड अपनी स्पेल से ये गॉज की लेजर बीम हेनरी के अटैक और आसपास के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड असल में इसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी मैजिक होता है। अरे तुम लोगों के ऊपर मेरी स्पेल का कोई असर नहीं हुआ? अच्छा, उस डेस्टिनी कैट की वजह से। तो यामिसु के हीरो के अलावा एक और आर्केन स्टेज मैजिक नाइट है यहाँ ब्लैक बुल्स में। एंड असल में अभी अगर वेनेसा की डेस्टिनी कैट या ना होती तो ये सारे के सारे लोग मारे गए होते। दांते ने अपने डेविल ग्रेविटी पुश अटैक से इन सबको रोटी की तरह जमीन पर चिपटा दिया होता भाई। एंड तभी आस्था इसके ऊपर अटैक कर देता है, एंड दांते इसके अटैक को भी अपने डेविल ग्रेविटी अटैक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। एंड ये समझ जाता है कि आस्था के पास एंटी मैजिक की पावर है, जो कि शायद एक लौती ऐसी पावर है जो दांते के खिलाफ थोड़ा सा चांस रखती है। एंड फिर दांते ने अपने अगले अटैक से आस्था को खत्म कर दिया होता अगर फिर से वेनेसा की डेस्टिनी कैट ने डेस्टिनी चेंज करके आस्था को बचाया ना होता। ये मैजिक मुझे काफी पसंद आया। एंड तभी दांते आस्था को डॉज कर डायरेक्ट ब्लैक बुल स्क्वाड के अंदर घुस जाता है एंड आस्था को अपने ग्रेविटी मैजिक से जमीन पर पटक देता है। तो तुम हो जिसके पास ये डेस्टिनी कैट मैजिक है, हाँ? ना तो सिर्फ तुम्हारा मैजिक बहुत कमाल है, बल्कि तुम भी बहुत कमाल हो। एंड वेनेसा इससे बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी आस्था अपने डेमन फॉर्म में आ जाता है एंड दांते के ऊपर अटैक करने लगता है। अरे तो तुम्हारे पास भी डीमन की पावर है, हाँ? अच्छा है, अब मजा आएगी। आस्था दांते के ऊपर अपने सुपर फास्ट ब्लैक मेटेरॉइड अटैक से अटैक कर रहा होता है, लेकिन दांते आस्था को बच्चों की तरह डॉज कर रहा होता है भाई। आस्था को यकीन नहीं हो रहा होता कि दांते इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। एंड असल में ना दांते अपने ग्रेविटी मैजिक को यूज कर कुछ
ज्यादा ही फास्ट होता है, विजर्ड किंग से भी ज्यादा फास्ट। लेकिन तभी गॉच अपने मैजिक आई का यूज कर आस्था के ढेर सारे क्लोन्स बना देता है एंड ये सारे के सारे क्लोन्स दांते के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे दांते डॉज नहीं कर सकता था। एंड इसीलिए तभी दांते अपनी 50% सिर्फ डेमन की पावर को यूज करता है एंड इतने सारे आस्था के अटैक्स को पूरे के पूरे स्पेस को ही वॉर्प कर डॉज कर देता है। एंड स्पेस वॉर्प करना मतलब देखो, जिसकी साइंस काफी अच्छी होगी वो समझ जाएगा कि आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके हम लोग स्पेस और टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ना आपस में कनेक्टेड। क्या कर रहा हूँ मैं साइंस का टीचर थोड़ी हूँ। तो देखो बस इतना समझ लो तुम लोग कि दांते ने ना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ओवर पावर टेक्निक का यूज किया होता है इतने सारे आस्था के अटैक्स को डॉज करने के लिए। आस्था को भी तुम लोगों की तरह समझ नहीं आया होता कि दांते ने ऐसा किया कैसे, लेकिन तो अभी अगले ही पल आस्था नोटिस करता है कि ये जमीन पर होता है एंड हिल ही नहीं पा रहा होता दांते की डेमन ग्रेविटी प्रेशर की वजह से। एंड तभी दांते इससे कहता है, बाहर आओ डीमन, मुझे तुमसे बात करनी है, इस लड़के से नहीं, दूर हटो मुझसे। लगता है तुम्हारे अंदर का डीमन बहुत डरपोक और वीक है बच्चे, इसीलिए वो डर के मारे बाहर ही नहीं आ रहा। तो क्यों ना तुम भी हमसे हाथ मिला लो, आखिर में तुम्हारे पास भी हमारी तरह एक डीमन की पावर है। लेकिन तभी आस्था बोलता है, नहीं, मैं तुम लोगों की तरह एक डीमन नहीं बल्कि एक इंसान हूँ, वो इंसान जो तुम सारे डीमंस को रोकेगा। ऐसा है क्या? एंड तभी दांते ने अपने इस अटैक से आस्था को फिर से खत्म कर दिया होता अगर फिर से वेनेसा की डेस्टिनी कैट ने आस्था को बचाया ना होता। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो मेरी जान। एंड तभी दांते अपनी 60% डेविल पावर का यूज करता है एंड वेनेसा की डेस्टिनी कैट को गायब कर देता है। वेनेसा एकदम डर जाती है एंड समझ जाती है कि ये सारे मिलके भी दांते को नहीं हरा सकते। एंड क्योंकि वेनेसा की डेस्टिनी कैट भी अब जा चुकी थी, इसीलिए दांते अपने अगले अटैक से आसानी से ब्लैक बुल्स के पूरे बेस को तबाह कर देता है। एंड फिर अपने मैजिक से दांते इन तीनों को पकड़ लेता है। एंड असल में दांते अपने डेमन ग्रेविटी मैजिक की मदद से ग्रेविटी को इस तरह मैनिपुलेट कर सकता है कि वो अपने आसपास की चीजों को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल साइकिक पावर्स की तरह। दांते एक बड़ी सी चट्टान को तोड़ मरोड़ कर एक बड़ी सी स्वॉर्ड बना देता है एंड आस्था से कहता है, अब ध्यान से लाचार होके देखो अपने टीममेट्स को अपने सामने मरते हुए। नहीं, रुक जाओ, तुम मुझे रोक सकते हो अगर तुम अपने अंदर के डीमन को बाहर आने दो तो। नहीं, रुको। नहीं, फिर ठीक है। नहीं, रुको। एंड तभी दांते अपने मैजिक से स्वॉर्ड को गॉच के सीधे बीचों बीच घुसेड़ देता है, जिसको देखते ही आस्था पगला जाता है, जिसके अंदर का डीमन बाहर आ जाता है, दांते के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। अब दिखाया ना तुमने अपना असली चेहरा डीमन। एंड अभी आस्था नहीं बल्कि इसके अंदर का डीमन बाहर आ गया होता है एंड आस्था के डीमन की वजह से ये सारे लोग दांते के ट्रैप से छूट जाते हैं। ये डीमन दांते के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन दांते ना भाई कुछ ज्यादा ही फास्ट होता है। एंड तभी दांते अपने डीमन लूसीफेरो से पूछता है कि आखिर ये डीमन है कौन, जिसपे लूसीफेरो बोलता है कि उसे भी नहीं पता कि ये आस्था के अंदर वाला डीमन है कौन, क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही डीमन अंडरवर्ल्ड से ओवरवर्ल्ड में आ पाया था, जो कि था ज़ाग्रेट। एंड लूसीफेरो को खुद ही नहीं पता होता कि आखिर आस्था के अंदर ये डीमन है कौन सा। दांते और आस्था की डीमन के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही होती है, लेकिन आस्था दांते के ऊपर अपना एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा होता, जो कि अगर शायद इसने कर दिया तो दांते शायद हार जाएगा। लेकिन दांते ना भाई कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड था। एंड इधर हम गॉच को देखते हैं जिसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता, जिसको देखकर ग्रेप बहुत ज्यादा रो रही होती है। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि क्लोवर किंगडम में इस समय हो क्या रहा है। लेकिन तभी लोरो पेचिका को उसके माना जोन से एहसास हो जाता है कि हार्ट किंगडम पे अचानक से 6 स्पेड किंगडम के सोल्जर्स ने अटैक कर दिया, जिनके पास डीमन की पावर है, जिनमें से एक होती है वानेका द डार्क ट्रायड की मेंबर, जिसके पास मैगीक्यूला की पावर होती है, वही जिसने नेरो की मम्मी को था, जो कि खुद यहाँ अपने 5 डेमन सोल्जर्स के साथ हार्ट किंगडम आ गई होती है लोरो पेचिका को खत्म करने के लिए। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 29 खत्म हो जाता है। एंड मैं बता दे रहा हूँ भाई, पार्ट 30 हमारी इस मैजिकलेस बॉय एनिमे का लास्ट पार्ट होगा एंड अब तक का सबसे बेस्ट पार्ट होगा, जो कि तब आएगा जब इस वीडियो पे 10,000 कमेंट्स आ जाएंगे। तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स, एंड अगर तुमको भी ऐसी शाउट आउट चाहिए तो तुम मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। और हाँ, ये वाली एनिमे अभी तक की नहीं देखी है तो जाके देख लो, ये भी बहुत मस्त है। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम लोग अगली एनिमे कौन सी देखना चाहोगे, देखना जरूर, ठीक है। बस बहुत बोल दिया मैंने, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।